शुरू करते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम राकेश गुप्ता है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री एकनागराज जी का स्मरण करता हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करता हूँ। आज की गोष्ठी का शीर्षक है मध्यस्थ दर्शन पर आधारित परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। इसमें हमारा संबोधन करेंगे सुरेंद्र पाठक भैया। सुरेंद्र भैया के परिचय के हम सब जो मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं उनको आवश्यकता नहीं है, हम सभी उनसे परिचित ही हैं। उनके जो वास्ट नॉलेज है, चाहे वो हमारे पुराने दर्शनों को लेकर हो, भारत के वेद विचार को लेकर हो, या फिर व्यवस्था को, समाज को, उनकी उसको लेकर हो, तो उनके हम सभी उनसे जब भी बात करते हैं तो उनके उससे हमने बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही उसी क्रम में हम आज की गोष्ठी के में भी हम उसका अपेक्षा रख रहे हैं। तो आज जो है हमने सुना है कि मध्यस्थ दर्शन केवल वास्तविकता और ज्ञान के स्वरूप की ही बात नहीं करता, बल्कि मानव के निरंतर सुख पूर्वक व्यवस्था में जीने का स्वरूप को भी प्रस्तावित करता है, जिसको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था या 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कहा गया है। तो इस व्यवस्था की फिजिबिलिटी क्या है और आज और समाज और राज्य जहाँ खड़ा है वहाँ से हम इस लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे। साथ में एक और भी मुद्दा है कि जीवन जागृति, जो साक्षात्कार, बोध और अनुभव जिसको मध्यस्थ दर्शन में कहा गया है, वो इस प्रकार के जीने से किस प्रकार अनुबंधित है और ऐसा जीना सभी के लिए किस तरह से सुगम है। तो ये और ऐसे प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो पहले 45 मिनट्स लगभग पाठक जी का एक स्वतंत्र वक्तव्य रहेगा और उसके बाद में कुछ प्रश्नोत्तर का भी समय रहेगा। क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, तो मुझे नहीं पता कि हम इसको इतनी समय सीमा के अंदर कितना पूरा कर पाएंगे, पर मुझे लगता है कि एक शुरुआत करनी चाहिए और फिर अगर आवश्यकता हुई तो फिर हम आगे इसके लिए और सेशंस का भी आयोजन करेंगे। तो सबसे निवेदन है, एक तो माइक्स को म्यूट पर रखें और दूसरा जो है इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और ऑडियो रिकॉर्डिंग में बाद में इसको यूट्यूब पे डालकर मैं शेयर भी कर दूँ। तो पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है। तो सभी को नमस्कार। राकेश भैया के इनिशिएटिव से आज की ये गोष्ठी और वक्तव्य, दोनों बातें एक साथ हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले मैं कुछ बात अपनी रखता हूँ, उसके बाद हम लोग आधा समय जो है वो प्रश्नोत्तर के रूप में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें आ सकते हैं। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं, मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जो प्रतिपादित किया गया है श्रद्धेय पूज्य बाबा जी के द्वारा, वो है अस्तित्व सह अस्तित्व है। अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में अविभाज्य वर्तमान है। अविभाज्यता का मतलब है कि हम सब एक हैं और प्रकृति विभाजित होते हुए भी सह अस्तित्व में अविभाज्य है। इसको हम लोग मध्यस्थ दर्शन में पहचानते हैं। और सह अस्तित्व में ही विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है। सह अस्तित्व में ही प्रकृति 4 अवस्थाओं के रूप में परस्पर पूरक है और पूरकता उपयोगिता के रूप में व्यवस्था में है। मानव को यदि हम देखते हैं, हमारे यहाँ जो हम समझ है ना, जो आर्किटेक्ट ने बोला हमारे यदि हम मानव को देखते हैं तो मानव प्रकृति के साथ अविभाज्यता में है, क्योंकि प्रकृति के बिना मानव का होना नहीं है। इसलिए मानव को हम प्रकृति की अविभाज्यता में पहचानते हैं। और अस्तित्व में
जब प्रकृति में विकास का अध्ययन करते हैं तब हम गठन पूर्णता को पहचानते हैं। गठन पूर्णता के रूप में जीवन है, और जीवन में जो जागृति है उस जागृति को मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की अविभाज्यता के रूप में हम पहचान पाते हैं। सह अस्तित्व में जीवन में जागृति और अनुभव दो प्रकार की घटनाएं हैं। अनुभव सह अस्तित्व में और जागृति अनुभव प्रमाण के रूप में पहचानने में आती है। जीवन, जागृत जीवन में मानव में अनुभव और जागृति का क्रम है। अनुभव का क्रम जिसको हम लोग भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति के रूप में पहचानते हैं, और जागृति का क्रम है कि यह जो न्याय, धर्म, सत्य आदि की या सह अस्तित्व की का जो भास, आभास, प्रतीति है वही जीवन में और मानव के आचरण में जागृति के रूप में प्रमाणित होता है। मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में सह अस्तित्व के प्रतिरूप के रूप में जीवन और शरीर की अविभाज्यता में पहचाना गया है, और मानव में ही जो संचेतना है जिसको हम जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में आचरण कह रहे हैं, उस आचरण को भी अविभाज्यता में पहचाना गया है। तो ये पृष्ठभूमि जरूरी है जब हम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को समझने जा रहे हैं। तो दर्शन में जिस भाषा का उपयोग हुआ है और उस भाषा के मूल में जो अर्थवत्ता है, जो अर्थवत्ता अस्तित्व में सह अस्तित्व के रूप में प्रमाणित है, उसके अनुक्रम को समझने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मानव में संचेतना जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में अविभाज्यता के रूप में सह अस्तित्व सहज प्रमाण है। मानव ही आचरण में जीवन की अखंडता, अविभाज्यता को प्रमाणित करता है। बाबा जी ने ऐसा अनेकों जगह पर ऐसा कहा है कि जीवन को प्रमाणित करने वाला, जीवन में जो अविभाज्यता है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा की, और जीवन मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की अविभाज्यता के रूप में एक अखंड इकाई है, इसको प्रमाणित करने वाला मानव ही है। मानव इसको क्रमशः 5 स्थितियों की अविभाज्यता के रूप में प्रमाणित करता है, और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में 10 सोपानी व्यवस्था की अविभाज्यता के रूप में इसको प्रमाणित करता है। इसलिए मानव ही जीवन जागृति को, जीवन के अस्तित्व को, जीवन में अविभाज्यता को और जीवन की अखंडता को सह अस्तित्व के आचरण के रूप में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में प्रमाणित करने वाली इकाई है। ये सब सूचनाएं आपने मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन के दौरान आपके संज्ञान में आई होगी। इसी प्रकार से जब हम मानव को समझने जाते हैं तो ऐसा अनेक जगह पर आया है कि मानव 4 आयामों की अविभाज्यता में प्रमाण है, और ये जो 4 आयाम है ये अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय की अविभाज्यता के रूप में जागृत मानव सहज परंपरा में प्रमाणित होते हैं। मानव के आचरण की अविभाज्यता 5 स्थितियों और 10 सोपानी व्यवस्था में सह अस्तित्व और जीवन की अखंडता, जीवन क्रियाओं की एक सूत्रता और अविभाज्यता को प्रमाणित करते हैं। तो ये एक दार्शनिक पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि के आधार पे परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को विकल्पात्मक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित किया गया है। हम लोग अभी जितनी भी व्यवस्थाओं को देखते हैं उन व्यवस्थाओं में व्यक्तिवाद है, उसमें सह अस्तित्व पूर्वक जीना प्रमाणित नहीं हुआ है। जहां तक प्रमाणित हुआ है वो व्यक्ति और परिवार और अधिकतम जो है वो समुदाय चेतना के रूप में हुआ है। समुदाय चेतना की जो समीक्षा की गई है उस समीक्षा में समझ में आता है कि समुदाय चेतना ही मानव में सभी प्रकार के संघर्ष, युद्ध, हिंसा, लड़ाई झगड़े आदि का कारण है, और इसीलिए समुदाय चेतना में
आचरण की एक सूत्रता, अखंडता, विभाज्यता प्रमाणित नहीं होती है, जबकि ऐसी ही अपेक्षाएं मानव के द्वारा अभी तक पहचाने गए सभी संविधानों में देखने को मिलती है। जैसे भारत के संविधान में भी अखंडता की अपेक्षा है, लेकिन ये अखंडता आएगी किस प्रकार से, इसका कोई भी स्वरूप जो है संविधान में देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात है जिसको हम लोग राजनीतिक व्यवस्था कह रहे हैं, जो भी इवॉल्व होते हुए जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कह रहे हैं ना, डेमोक्रेसी में दो बातें हैं। पहली बात है कि ये प्रतिनिधित्व प्रणाली इसमें है, और दूसरा है कि ये जनवादीय है। तो मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद ने परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को जनवादीय जो विधि है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने को व्यवस्था में रखती है, जिसको हम लोग प्रजातंत्र कह रहे हैं। तो यहाँ पर परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भी प्रतिनिधित्व प्रणाली और जनवादी व्यवस्था को अग्रिम दिशा दी गई है, और ये जो दिशा है वो अविभाज्यता, अखंडता, सार्वभौमता के रूप में है। इसी को 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में स्पष्ट किया गया है, जिसमें परिवार व्यवस्था की बुनियादी इकाई है, क्योंकि परिवार में ही व्यवस्था में जीना प्रमाणित होता है। व्यक्ति में व्यवस्था में जीना प्रमाणित नहीं होता है। व्यक्ति में जागृति का भी प्रमाण नहीं है, व्यक्ति में न्याय का भी प्रमाण नहीं है, व्यक्ति में धर्म पूर्वक जीने का भी प्रमाण नहीं है, व्यक्ति में सत्य का भी प्रमाण नहीं है। जिसको हम लोग प्रमाण कह रहे हैं, जिसको हम सह अस्तित्व कह रहे हैं, सह अस्तित्व ही जीवन में प्रमाणित होता है। तो इसलिए व्यक्ति को व्यवस्था की इकाई के रूप में ना पहचान के परिवार को व्यवस्था की इकाई के रूप में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में उसको अवस्थित किया गया है। परिवार को जब हम समझने जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि परिवार में जीना 3 विधियों से समझ में आता है। एक है जिसको हम लोग न्याय कह रहे हैं। न्याय का मतलब होता है परिवार में हम संबंधों को पहचानते हैं, संबंधों का मूल्यांकन करते हैं, संबंधों में मूल्यों का मूल्यांकन करते हैं और मूल्य निर्वाह के रूप में परिवार में जीने का प्रयास करते हैं, जिसको न्याय पूर्वक जीना है। दूसरा जो भाग है परिवार में वो व्यवस्था का है। हर परिवार को परिवार सहज आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और परिवार को संतुलित नियंत्रित बनाए रखने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसमें हर परिवार जो है अपने उत्पादन का चयन करता है। उत्पादन में परिवार सहज भागीदारी होती है और इस प्रकार से परिवार सहज जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें परिवारों की भागीदारी होती है। इस प्रकार से हम धर्म को परिवार में व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। और जब हम संबंधों को पहचानते हैं, यानी जब हम न्याय पूर्वक जीते हैं, तो न्याय में हम संबंधों को पहचानते हैं। परिवार में 3 ही संबंध मूल रूप से होते हैं, जिनको हम कह रहे हैं माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, पति पत्नी संबंध और भाई बहन संबंध। ये 3 संबंध हैं। तो जब कोई व्यक्ति से पिता बनता है तब उसमें व्यक्ति का विलय हो जाता है, क्योंकि कोई भी पिता या माता जो है पुत्र पुत्री के बिना माता नहीं होती है, या पुत्र पुत्री के बिना पिता नहीं होता है। इसलिए ये पता लगता है कि जो पिता है संबंध के रूप में, उसमें ये पता लगता है कि जब हम संबंध के रूप में होते हैं तभी हम सह अस्तित्व सहज न्याय पूर्वक जीने को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि संबंध के बिना व्यक्ति के रूप में जीते हैं। और जब हम संबंध में होते हैं तब सह अस्तित्व में व्यक्ति का विलय हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि माता पिता पुत्र पुत्री के बिना माता पिता नहीं है, उसी प्रकार से पुत्र पुत्री माता पिता के बिना पुत्र पुत्री नहीं है। तो पुत्र पुत्री माता पिता के रूप में जो भी संबंध है वो सह अस्तित्व सहज ही पहचानने में आता है। इसी प्रकार से पति पत्नी संबंध है, तो व्यक्ति पति नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति पति तभी हो सकता है जब उसकी पत्नी है। इसी प्रकार से पत्नी जो है पत्नी तभी हो सकती है जब
उसमें व्यक्ति का विलय होके वो पति के आचरण के रूप में अपने को पहचानती है। इसी को हम लोग संबंध पहचान कह रहे हैं। यही सहअस्तित्व सह संबंधों का पहचान है। इसी प्रकार से भाई बहन है, तो भाई बहन को या बहन भाई को या बहन बहन को संबंध के अर्थ में पहचानती हैं, और इसमें इन तीनों संबंधों में व्यक्ति का विलय होता है। इसीलिए मैंने ये कहा कि जो परिवार है उसमें न्याय के रूप में सहअस्तित्व संबंधों की पहचान और मूल्यों के निर्वाह के रूप में प्रमाणित होता है। तो ये एक भाग है। परिवार में जब हम संबंधों में जीने का प्रयास करते हैं, उस स्थिति में सबसे पहले जब हम परिवार में संबंधों का पहचान करते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति का विलय होता है, और हर संबंध जो है वो कर्तव्य दायित्व पूर्वक संबंध होता है। इसीलिए संबंधों में ही आचरण का पहचान होता है, व्यक्ति में आचरण का पहचान नहीं होता है। व्यक्ति में समझ का पहचान हो सकता है, लेकिन आचरण जो है वो मानव में होता है, और आचरण जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव में ही प्रमाणित होता है। जीवन में आचरण का प्रमाण नहीं है, जीवन में क्रियाकलाप का प्रमाण है। तो एक बात तो हमको ये समझना पड़ेगी कि जीवन में केवल समझ ही प्रमाणित होती है और मानव में आचरण का प्रमाण होता है, और आचरण जो है संबंधों में ही पहचानने में आता है। आचरण में ही माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन संबंध, और आगे जाके जब ये समाज के साथ सुदृढ़ होते हैं तो उसमें मित्र गुरु शिष्य संबंध आदि जो है वो प्रमाणित होते हैं, पहचानने में आते हैं। इन संबंधों में जीने को ही हम लोग कह रहे हैं मूल्यों में जीना, क्योंकि संबंधों के बिना आचरण नहीं है, और आचरण में ही कर्तव्य और दायित्व का पहचान होता है। जैसे माता पिता का कर्तव्य दायित्व, पुत्र पुत्री का कर्तव्य दायित्व, पति का कर्तव्य दायित्व और पत्नी का कर्तव्य दायित्व, भाई बहनों का परस्पर कर्तव्य दायित्व। तो जब हम संबंध सहज न्याय में जीते हैं तब माता पिता पुत्र पुत्री के रूप में होता है, और जब हम परिवार सहज न्याय में जीते हैं तब परिवार में तीनों संबंध आपस में न्याय सूत्र से सूत्रित होते हुए परिवार में न्याय को प्रमाणित करते हैं। दूसरी बात है कि परिवार में जब न्याय पूर्वक जीना प्रमाणित होता है तभी परिवार एक इकाई बनता है, और इसीलिए ये कहा गया है कि परिवार एक इकाई तभी बनता है जब लक्ष्य साम्यता होती है, कार्यक्रम साम्यता होती है और कारण साम्यता होती है। क्योंकि इन तीनों साम्यताओं के आधार पे परिवार जो है उसमें मानसिकता एक होती है, और मानसिकता के एक होने के साथ साथ फिर आचरण का जो एकत्व है वो पहचानने में आता है। और जब आचरण का एकत्व परिवार में पहचानने में आता है तभी उसको हम परिवार सहज न्याय कह सकते हैं, है ना। परिवार सहज न्याय का मतलब है कि तीनों संबंध आपस में न्याय सूत्र से सूत्रित होके एक इकाई के रूप में अपने को अभिव्यक्त करने की क्षमता से संपन्न हो जाते हैं। अभी परिवारों में मानसिकताएं अलग अलग होती हैं और आचरण मानसिकता के अनुरूप अलग अलग होता है, और इसलिए परिवार को एक इकाई के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है। हम ऐसे परिवारों को एक इकाई नहीं कह सकते हैं, है ना। एक इकाई के रूप में परिवार तभी है जब परिवार के सभी सदस्यों की मानसिकता एक हो जाए, लक्ष्य एक हो जाए, और कार्यक्रम जिनको हम संबंधों में जीना और व्यवस्था में जीना कह रहे हैं उसमें एक रूपता, एक सूत्रित हो जाए। और ये एक सूत्रता जो है न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही होती है। तो परिवार में इस प्रकार से हम न्याय को पहचान सकते हैं। न्याय ही माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी और भाई बहन संबंधों को एक सूत्रित करके एक इकाई के रूप में समाज रचना या परिवार रचना जो करता है, और यही परिवार रचना समाज रचना की प्रथम इकाई है। क्योंकि यदि परिवार की रचना नहीं है उस स्थिति में समाज का रचना भी होना संभव नहीं है। दूसरा जो परिवार में भाग है जिसको हम लोग धर्म में जीना कहते हैं, धर्म पूर्वक जीना कहते हैं। धर्म का संबंध जो है वो व्यवस्था के साथ है। तो हर परिवार में
परिवार में परिवार सहित व्यवस्थात्मक कार्यक्रम होते हैं। व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में जो मूल कार्यक्रम है वो उत्पादन है, क्योंकि उत्पादन का पहचान करना और उत्पादन सहज भागीदारी का पहचान करना, ये परिवार में होने से व्यवस्था जो है वो परिवार में सूत्रित होती है। इसके अलावा जो परिवार में अन्य कार्य होते हैं, जो एक परिवार में रहने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ति करने के अर्थ में होते हैं, उसको भी हम लोग परिवार व्यवस्था के अर्थ में धर्म के आचरण के रूप में पहचानते हैं। जब हम परिवार व्यवस्था में अपनी पहचान कर पाते हैं, उसी पहचान को धर्म सहित पहचान कह रहे हैं। और धर्म सहित पहचान जो है वो परिवार में व्यवस्था से विश्व परिवार तक, जिसको सर्वतोमुखी समाधान भी कहते हैं, उस रूप में धर्म सूत्र जो है परिवार से विश्व परिवार तक पहचानने में आता है। क्योंकि यही जो न्याय धर्म सूत्र हैं, यही परिवार समूह में, परिवार समूह से ग्राम, ग्राम से ग्राम समूह, क्षेत्र, मंडल, मंडल समूह, मुक्त राज्य, प्रधान राज्य, विश्व राष्ट्र तक सूत्रित होते हुए पहचानने में आते हैं। और यही न्याय धर्म के जो सूत्र हैं वही मानव के आचरण को एकत्व में बांधते हैं और उसकी मानव समाज की जो अखंडता है, जिसको हम लोग अखंड समाज कह रहे हैं, उस रूप में अखंडता की ओर जागृति को क्रमशः प्रमाणित करते हैं। इसी प्रकार से जब परिवार न्याय और धर्म के साथ जीने लगता है, तभी इसको हम कह रहे हैं कि ये सत्य की ओर है ना, उसका जीना प्रमाणित होता है। सत्य का मतलब सह अस्तित्व है। जब परिवार समाज के सह अस्तित्व में अपने को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, जब परिवार समूह के साथ अपने सह अस्तित्व को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तभी सत्य का सूत्र जो है वो पहचानने में आता है। तो परिवार में मूल रूप से दो ही सूत्र पहचानने में आते हैं। एक है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र का मतलब है संबंधों को पहचानना, संबंधों में मूल्यों का पहचान करना और मूल्यों का मूल्यांकन करना और मूल्य निर्वाह करना। इस रूप में मैंने कहा कि परिवार रचना होती है और यह रचना जो है समाज रचना की आधार भूमि है, क्योंकि समाज न्यायपूर्वक ही समाज रचना की ओर गतित होता है। और 10 सोपानी व्यवस्था में यदि हम इसको देखते हैं तो यही जो परिवार का न्याय सूत्र है, यह परिवार में संस्कार के रूप में जर्मिनेट होता है और फिर वह परिवार समूह ग्राम से होता हुआ विश्व परिवार तक सूत्रित होता है, जो अखंड समाज को प्रमाणित करने के लिए एक आवश्यक आचरण है। दूसरा जो हिस्सा है, जिसको मैंने कहा कि परिवार में व्यवस्था है, और व्यवस्था का मतलब है कि परिवार में जो उत्पादन है और परिवार से जो क्रियाकलाप है उसमें परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, क्योंकि इसको सुनिश्चित किए बिना व्यवस्था में जीना नहीं बनता है। और परिवार को एक सूत्रित करने के लिए जो विधि है उसको परिवार सभा बोला है। परिवार सभा के बिना परिवार को एक सूत्रित करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि परिवार में व्यक्तिवादी आचरण है या संबंध सहज आचरण है तो परिवार व्यवस्था के रूप में प्रमाणित नहीं हो सकता है। इसलिए परिवार में, परिवार समूह में ही परिवार सहज मूल्यांकन हो सकता है। परिवार में ही यानी परिवार सभा में ही परिवार सहज आचरण का निश्चयन हो सकता है, परिवार सहज क्रियाकलाप का निश्चयन हो सकता है, परिवार में जो उपकार प्रवृत्ति है उसका निश्चयन हो सकता है, और जो परिवार समूह के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहता है वो भी परिवार सभा में उसका निश्चयन हो सकता है। इससे पता लगता है कि जो परिवार सभा है वही परिवार को एक सूत्रित करती है, उसको न्याय और धर्म के रूप में प्रमाणित करती है। इसीलिए संस्कृति सभ्यता जिसको हम कह रहे हैं वो न्याय से सूत्रित होता है, और जो विधि व्यवस्था है वो धर्म से सूत्रित होता है। और इस प्रकार न्याय और धर्म के रूप में परिवार जो है एक अविभाज्य इकाई के रूप में, व्यवस्था की अविभाज्य इकाई के रूप में पहचानने में आता है। एक भाग ये है। फिर मैंने कहा कि जब परिवार समूह के साथ एक सूत्रित होते हैं परिवार समूह सभा के रूप में,
उस स्थिति में सत्य का भास होता है या सत्य सूत्र जो है वो पकड़ में आता है। सत्य सूत्र का मतलब है कि जो व्यवस्था की एक इकाई है, अब वो 10 परिवार ऐसे जागृत परिवारों के साथ एक सूत्रित होकर सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। तो परिवार समूह में सह अस्तित्व के प्रमाण के रूप में सत्य का भास होता है, और यही सत्य का जो आभास है वो ग्राम के स्तर पे होता है जब 10 परिवार समूह मिलके एक हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जब 10 ग्राम मिलके एक हो जाते हैं, जिसको अपन ग्राम समूह कह रहे हैं, तब वहाँ सत्य की प्रतीति होती है परंपरा में। और जब एक से अधिक, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि 10 ग्राम समूह मिलकर एक क्षेत्र का गठन करते हैं, तब जाके सत्य की अनुभूति होती है, और उसके बाद उसकी अक्षुण्णता और निरंतरता विश्व परिवार तक बनी रहती है। जो सत्य का सूत्र है, जो सह अस्तित्व सूत्र है, सह अस्तित्व सूत्र के लिए नियम, न्याय, धर्म, नियम त्रय को पहचानने की आवश्यकता होती है। नियम त्रय को हम लोग एक स्तर के बाद ही पहचान पाते हैं। जैसे ग्राम से लेकर जो आगे के सोपान हैं, उसमें नियम त्रय का पहचान, और नियम त्रय विधि से विधि, विधान, संविधान का पहचान होता है। विधि, विधान, संविधान जो है व्यवस्थात्मक कार्यक्रम, जिसको हम लोग उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य और न्याय सुरक्षा कार्य आदि कह रहे हैं, उनको एक सूत्रित करता है। तो जो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है उसको एक सूत्रित करने वाली जो वस्तु है वो विधि, विधान, संविधान है। विधि, विधान, संविधान की एक सूत्रता से ही मानव धर्म की एक सूत्रता को और न्याय की एक सूत्रता को प्रमाणित करते हुए राष्ट्र तक संक्रमित होता है। और फिर यही राष्ट्र जो है जब नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित करता है, उस स्थिति में वो अंतरराष्ट्र तक सूत्रित होता है, जिनको हम लोग नैसर्गिक संबंध कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मानव राष्ट्र तक, अखंड समाज और अंतरराष्ट्र में जाके नैसर्गिक संबंधों की अविभाज्यता, अखंडता और एक सूत्रता को प्रमाणित करता है। तो इसीलिए जीवन में भी यदि जागृति आई है, जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में एकत्व आ गया है, जिसको हम कह रहे हैं कि अनुभव के प्रकाश में बुद्धि, और बुद्धि के प्रकाश में या बुद्धि में जो अनुभव है उसके प्रकाश में चित्त, और चित्त के प्रकाश में वृत्ति, और वृत्ति के प्रकाश में मन, यदि एक सूत्रित हो गए हैं, जिसको हम लोग अनुभव क्रम भी कह रहे हैं, यदि वो एक सूत्रित हो गए हैं, तभी वो आचरण के रूप में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में प्रमाणित होते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मन जो है वो वृत्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकता है, मन जो है केवल वृत्ति को पहचान सकता है ना। इसी प्रकार से परिवार में व्यक्ति जो है वो परिवार को पहचान सकता है और परिवार में जी सकता है। व्यक्ति का मूल्यांकन परिवार ही कर सकता है ना। तो व्यक्ति का मूल्यांकन जब परिवार करता है, तब वो इसी अर्थ में करता है कि जो व्यक्ति है वो संबंध में जी रहा है कि नहीं, व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है कि नहीं, तो नियम में, न्याय में जी रहा है कि नहीं। यदि वो न्याय में नहीं जी रहा है, तब परिवार सभा जो है उसको न्यायपूर्वक जीने के लिए जो आवश्यक समझ है, जो आवश्यक व्यवस्था है, उसका निर्देश करती है। इस प्रकार से सभा विधि से परिवार एक सूत्रित होता है, और व्यक्ति जो है वो व्यक्तिवाद से मुक्त होकर संबंध सहित आचरण में प्रतिष्ठित होता है। ये बात हमको समझना पड़ेगी। इसी को हम ये कह रहे हैं कि यदि मन वृत्ति से संचालित होता है, तब मन में नियंत्रण आता है। जैसे चित्त से यदि वृत्ति संचालित होती है जागृत जीवन में, उस स्थिति में चित्त में नियंत्रण जो है वो प्रमाणित होता है। इसी प्रकार से बुद्धि से जब चित्त संचालित होता है, यानी अनुभव के प्रकाश में जब बुद्धि से चित्त संचालित होता है, तब बुद्धि चित्त में नियंत्रण होता है। इसी प्रकार से अनुभव के प्रकाश में बुद्धि में संतुलन को पहचाना जाता है, और यही संतुलन आत्मा में अनुभव की स्थिति में निरंतर बना रहता है। तो इसी क्रम को यदि हम परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में देखते हैं, तो अंतरराष्ट्र ही राष्ट्र का मूल्यांकन कर सकता है, राष्ट्र ही समाज का मूल्यांकन कर सकता है, समाज ही परिवार का मूल्यांकन कर सकता है, परिवार ही व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकता है। यदि इससे विपरीत हम लोग चलते हैं तो उससे व्यक्तिवाद, परिवारवाद या समुदायवाद पैदा होता है। जैसे व्यक्ति के अनुसार यदि हम परिवार को चलाते हैं, तब परिवार में समस्याएं पैदा होती है ना।
परिवार के हिसाब से समाज को चलाने का प्रयास करते हैं तो उससे अंतर्विरोध पैदा होता है। इसी प्रकार से समाज के अनुसार या समाज विधि से यदि हम राष्ट्र को चलाने का प्रयास करते हैं तो समाज में अंतर्विरोध पैदा होता है और राष्ट्र और समाज के बीच में अंतर्विरोध या बाह्य विरोध या परस्पर विरोध पैदा होता है। इसी प्रकार से यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्र को संचालित करता है तो समस्या पैदा होती है। जैसे हम लोग जब जीवन को समझते हैं तो जीवन में यदि मन जो है वो वृत्ति को चलाता है, जैसा शरीर मूलक प्रणालियों से मन से प्रभावित होती है वृत्ति, उस स्थिति में भ्रम पैदा होते हैं। और इसी प्रकार से वृत्ति से जब चित्त सूत्रित होता है तब भ्रम जो है अनेक प्रकार से चित्रित होता है, जिसको यदि व्यवहारवादी समाजशास्त्र में देखें तो प्रिय हित लाभ सुविधा संग्रह भोग और भय आस्था प्रलोभन के रूप में भ्रम का चित्रण है। और फिर हम लोग ऐसा अध्ययन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा फिर भ्रमित जीवन में चित्रण का क्रिया नहीं है। इसी को 4.5 क्रिया का चित्रण कह रहे हैं। यही मानव परंपरा में समुदाय तक है और इसीलिए समुदाय में अंतर्विरोध रहता है। इसीलिए परिवारों में भी अंतर्विरोध रहता है यदि परिवार जो है वो व्यवस्था से सूत्रित नहीं होते हैं, है ना। यानी जागृति के बिना जो भी परिवार हैं, यदि उसको गठन को पहचानने जाते हैं तो पता लगता है कि उस गठन के मूल में न्याय धर्म सत्य नहीं है, उस गठन के मूल में सह अस्तित्व नहीं है, उस गठन के मूल में व्यवस्था यानी धर्म नहीं है, उस गठन के मूल में जो है वो न्याय नहीं है, बल्कि परिवारों के गठन के मूल में भोग है, भय है या अज्ञान है। भयवश ही मानव में संगठित होने का प्रवृत्ति जो है वो पहचानने में आता है। तो अभी जो परिवारों का गठन है या समुदायों का गठन है वो भयपूर्वक पहचानने में आता है। इसीलिए जागृति पूर्वक ही अखंड समाज तक सूत्रित होता है। यानी जो समुदाय हैं जब वो अनुभव के प्रकाश में सूत्रित होते हैं न्याय धर्म सूत्र से, तभी वो अखंड समाज के रूप में अपने को प्रमाणित कर पाते हैं। तो ये मूल्यांकन का क्रम है। और इसी प्रकार से जो समझने का जीने का जो क्रम है, जो दर्शन का क्रिया है और जो अनुभूति का क्रम है, यदि इसको हम पहचानने जाते हैं तो जब व्यक्ति परिवार को समझता है, यानी जब व्यक्ति परिवार व्यवस्था का दर्शन करता है तब उसमें जागृति आती है। यानी व्यक्ति मनमानी ना करके परिवार व्यवस्था के अनुसार जीने में भागीदारी करता है या जीता है, तभी परिवार मनमानी से मुक्त होता है। उससे पहले तक परिवार में व्यक्ति जो है मनमानी विधि से जीते हैं। मनमानी विधि का मतलब है व्यवस्था और जिसको हम लोग न्याय कह रहे हैं और धर्म कह रहे हैं, उससे भिन्न कोई विधि से, और उस भिन्न विधि को पहचानने जाते हैं तो वो शरीर मूलक प्रणालियों से जीना ही है ना। अनुभव मूलक प्रणालियों से जीना जो है वो न्याय धर्म सत्य के रूप में हमको पहचानने में आता है। उसी प्रकार से जब परिवार समाज को पहचानता है तभी परिवार समाज के साथ जी पाता है। तो परिवार के लिए जो दर्शन की जो भूमि है या दर्शन के लिए जो मानवीय आचरण है वो समाज का आचरण है। समाज में व्यवस्थात्मक कार्यक्रम होते हैं जिसको हम लोग उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, न्याय सुरक्षा और स्वास्थ्य संयम शिक्षा संस्कार के रूप में पहचानते हैं। तो समाज में इन कार्यक्रमों में जब परिवार भागीदारी करते हैं तभी परिवार समाज के साथ सूत्रित होते हुए सामाजिकता को प्रमाणित कर पाते हैं। यदि परिवार व्यवस्थाओं में भागीदारी नहीं करते हैं तब तक परिवार जो है वो सामाजिकता का, या जिसको हम कह रहे हैं कि व्यवहार में सामाजिक होने को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि व्यवहार में सामाजिक होने के लिए व्यवस्थाओं में भागीदारी जो है अनिवार्य होती है, जो परिवारों की परस्परता को हम लोग परिवार समूह से लेके विश्व परिवार तक अग्रिम सोपानों में हम पहचान पाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब हम संबंधों में जीते हैं तब न्याय का भास आभास परिवार में होता है, लेकिन व्यवस्था का भास ही हो पाता है। जब हम परिवार समूह में जीते हैं तब व्यवस्था का आभास होता है। जब हम ग्राम समूह तक सूत्रित होते हैं तब व्यवस्था की प्रतीति होती है।
यानी धर्म की प्रतीति होती है। जब इससे आगे सूत्रित होते हैं तब धर्म की या व्यवस्था की निरंतरता अक्षुण्णता के रूप में जो है वो प्रमाणित होती है। इसलिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में ही न्याय धर्म सत्य क्रमशः प्रमाणित होते हैं और इसी प्रकार से मूल्यों का प्रमाण भी संबंधों में ही होता है। जैसे जब हम संबंधों में जीते हैं उसी में सारे मूल्यों का पहचान होता है। तो यदि मूल्यों का पहचान समझ के रूप में, समझ अर्थ के रूप में यदि जीवन में पहचानी जाती है, वह आचरण में संबंधों में ही पहचानने में आता है। जैसे विश्वास जो है वो संबंधों में होता है, जैसे स्नेह संबंधों में होता है, इसी प्रकार से जो 9 मूल्य हैं जिनको हम लोग स्थापित मूल्य कह रहे हैं, ये सारे स्थापित मूल्य संबंधों में ही पहचानने में आते हैं, जिसमें विश्वास, सम्मान, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम आदि हैं। ये सारे के सारे जो मूल्य हैं उनका पहचान संबंधों में होता है और इनका निर्वाह, मूल्यों का निर्वाह भी संबंधों में ही होता है। जो संबंधों के बिना मूल्यों का पहचान नहीं है और इसीलिए व्यक्ति में मूल्यों की समझ हो सकती है, लेकिन मूल्यों में जीने का प्रमाण जो है वो सह अस्तित्व में यानी संबंधों में ही हो सकता है। ये 9 के 9 मूल्य जो हैं, जब परिवार एक सूत्रित हो जाता है सभी संबंधों में, यानी परिवार में जब न्याय, माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन से होता हुआ परिवार की परस्परता में मित्र मित्र संबंध, साथी सहयोगी संबंध, गुरु शिष्य संबंध और व्यवस्था संबंध तक न्याय सूत्रित होता है, उस स्थिति में ही न्याय का प्रमाण जो है वो न्याय जो है वो प्रमाणित होता है। सह अस्तित्व के अर्थ में न्याय प्रमाणित होता है। और यही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की आधार पृष्ठभूमि है और इसीलिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में परिवार को ही व्यवस्था नहीं कहा गया है, क्योंकि जब हम संबंधों में कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं, संबंधों में मूल्यों का पहचान करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करते हुए न्याय से जीने को प्रमाणित करते हैं, तभी परिवार में व्यवस्था का, जिसको अखंडता का या सामरस्यता का प्रमाण आता है। क्योंकि जब जीवन में जागृति होती है, जिसको राकेश भाई ने अपने मैसेज में भी लिखा था, तो जीवन में जागृति होती है तब साक्षात्कार, बोध और अनुभव है ना, ये सूत्रित हो जाती है ना। अनुभव के प्रकाश में बोध और बोध के प्रकाश में साक्षात्कार, और साक्षात्कार ही जो है फिर क्रमशः न्यायपूर्ण विश्लेषण के रूप में और जिसको लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक आस्वादन कह रहे हैं, उसके रूप में मन तक फैलता है ना, इस प्रकार से। और यही जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के एकत्व को है ना, उसकी अखंडता को, उसकी अविभाज्यता को प्रमाणित करता है। और ये प्रमाण जो है जीवन में मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। तो एक ये बात मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं 40-45 मिनट तक आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। अब इससे संबंधित यदि कुछ प्रश्न है, उसके साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया पाठक जी, आपने सबसे पहले दर्शन का दार्शनिक आधार सह अस्तित्व के रूप में रखा और बताया कि अभी तक जो भी हमारे पास में उपलब्ध है उससे व्यक्तिवाद और समुदायवाद तक ही हम पहुंच पाते हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरा, फिर आपने इस बात को रखा कि अभी जो डेमोक्रेसी के नाम पर है उसमें प्रतिनिधि वाली बात है और जनवादी वाली बात है। यहाँ पर जो मध्यस्थ दर्शन से जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की बात की है, उसमें प्रतिनिधित्व को स्वीकारा गया है, जनप्रतिनिधि को स्वीकारा गया है और जनवादिता को भी स्वीकारा गया है, लेकिन उसको डेमोक्रेसी को अग्रिम दिशा दी गई है ना। फिर आपने परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में है, किस प्रकार से उसको हमको समझाया कि न्याय और व्यवस्था जो है यहाँ पर मूलतः परिवार में पहचान में आते हैं।
और फिर उसके बाद में न्याय में संबंधों की पहचान और व्यवस्था में धर्म की पहचान। इस प्रकार से एक इकाई परिवार एक इकाई के रूप में बन रहा है, जिसमें एक सूत्रता की पहचान हो रही है। तो संबंधों की पहचान होते हुए हम क्रम से जो है पूरे विश्व को हम सोपानवत रूप से एक इकाई के रूप में, अखंड समाज के रूप में हम पहचानने के क्रम को पहचान रहे हैं। इस तरह से क्रम से पहचान रहे हैं और हर स्तर के ऊपर हम एक सभाओं को पहचान रहे हैं, जिससे व्यवस्था को सूत्रित कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इस पे आगे अब प्रश्नों को इनवाइट करते हैं। मेरा एक इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन है और उसको मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें कुछ ना चिकन एंड एग वाला इशू लगता है कि क्या चीज़ पहले है, क्या चीज़। एक मिनट, क्या अपना सब लोग माइक को म्यूट कर सकते हैं? बिकॉज हरेंद्र जी का माइक, हाँ अभी ठीक है। तो इसमें एक चिकन एंड एग वाला सिचुएशन लगता है कि क्या किस तरीके से ये होगा पहले, क्योंकि अभी के एक स्टेडी स्टेट फंक्शन का तो समझ में आता है कि परिवार होगा, परिवार समूह होगा और इस प्रकार से पूरा अगर जागृत व्यवस्था होगी तो उस प्रकार से कैसे काम करेगा। लेकिन आज के समय में जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर ये व्यवस्था तो अभी उपलब्ध नहीं है, बल्कि परिवार को भी हम देखें तो आज के समय में एक खंडित सी ही स्थिति है, उसमें एक सूत्रता का अभाव है। और जैसे भी आपने कहा कि कुछ चीज़ों को हमारी पहचान ही इस व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के जो स्वरूप है उसमें ग्राम और उससे आगे के स्तर पर हो रही है ना। जैसे नियम त्रय की पहचान आपने कहा कि ग्राम और उसके आगे ही उसकी पहचान हो पा रही है। तो ऐसे में हमारा शुरुआत कहाँ से होगा, है ना? क्या हमें, जब हम ये कह रहे हैं कि सत्य का भास ही हमें ग्राम के स्तर पर हो रहा है, तो इसका शुरुआत कहाँ से होगा? जबकि एक्चुअली आदमी आज के समय में जहाँ पर खड़ा हुआ है वहाँ से कैसे इस व्यवस्था को पाएगा? तो इसको लेकर आप अपना वक्तव्य कुछ रखना चाहें। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जहां हम खड़े हैं वहीं से शुरुआत होती है। जैसे हम व्यक्ति के रूप में हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में भी ध्रुवीकृत नहीं है। ध्रुवीकृत इसलिए नहीं है क्योंकि हम व्यक्ति के रूप में भी एक मानसिकता में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति में अनेक मानसिकताएं हैं तो उसमें व्यक्ति का पहचान भी नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहला जो काम है वो तो व्यक्ति में मानसिकता के रूप में एकत्व को पहचानना है, यानी अपने होने को निश्चित स्थिर करना है, स्थिर और निश्चित करना है। क्योंकि स्थिर करना तो पहचान सहित ही होता है। क्योंकि यदि हमारी मानसिकता बदलती रहती है, यानी हम कभी आदर्शवादी हैं, कभी भौतिकवादी हैं, कभी सहअस्तित्ववादी हैं, है ना, हमारे विचारों में यदि क्रमशः हमारे संवादों में यदि कभी भौतिकवाद है, कभी सहअस्तित्ववाद है, कभी जो है वो आदर्शवाद है, उस स्थिति में हम अपनी मानसिकता को ही पहचान नहीं पाएंगे। और जब तक हम अपनी मानसिकता को सहअस्तित्व मानसिकता के रूप में परिवर्तित नहीं कर लेते हैं, तब तक समाधान का पहचान नहीं है, है ना। समाधान का पहचान भी तभी होता है मानव में, जब मानव अपने को सहअस्तित्व में या सहअस्तित्व की अविभाज्यता में अपने होने रहने को पहचान लेता है ना। जिसको हम लोग कह रहे हैं कि मानव जो है वो प्रकृति के साथ अविभाज्यता में है, जीवन जो है वो अस्तित्व में अविभाज्य है। तो मानव की अविभाज्यता सहअस्तित्व पूर्वक है। जैसे व्यक्ति परिवार के सहअस्तित्व में है, परिवार समाज के सहअस्तित्व में है, समाज राष्ट्र के सहअस्तित्व में है और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के सहअस्तित्व में है। इसीलिए मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में ये लिखा है कि संबंध पूर्णता के अर्थ में संबंध है और संबंध अनुक्रमात्मक है। अनुक्रमात्मक का मतलब है कि ये संबंध क्रमशः ही है ना। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्र के रूप में
यदि व्यक्ति जो है परिवार को छोड़ के सीधे समाज में भागीदारी करता है तो वो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, वो समस्याओं को बढ़ा देता है ना। हम लोग अभी भी भ्रमित संसार में भी देखते हैं कि यदि व्यक्ति परिवार की उपेक्षा करके समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है तो समाज में समस्याओं को पैदा करता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो व्यक्तिवादिता का शिकार है, उनमें एक सूत्रता नहीं होती है। तो यहाँ मध्यस्थ दर्शन में मानसिकता का ध्रुवीकरण जो है वो सह अस्तित्व विधि से ही होता है। जब व्यक्ति अपने होने और रहने को परिवार समाज की विभाजितता में, समाज राष्ट्र की विभाजितता में, यानी मानव जो है वो प्रकृति के साथ अविभाजितता में अपने होने रहने को पहचान पाता है। तो शुरुआत तो यही है कि मानसिकता जो है वो हो जाए। मानसिकता तक पहुंचने के लिए, जिसको हम लोग संचेतनावादी मनोविज्ञान कह रहे हैं, वो मानसिकता तक पहुंचने के लिए समझ है, और इस समझ को पहुंचने के लिए तर्क है, और तर्क तक पहुंचने के लिए दर्शन है। तो दर्शन तात्विकता को स्पष्ट करता है। तात्विकता से एक तर्क का, जिसको सेट ऑफ लॉजिक कहते हैं, वो लॉजिक जो है वो मानसिकता तक पहुंचता है। मानसिकता जो है वो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पूर्वक क्रियाओं की जो व्यापकता है, क्रियाओं की जो एक सूत्रता है, उसको जब तक हम पचा नहीं पाते हैं तब तक मानसिकता हमारी स्थिर और निश्चित नहीं हो पाती है ना। यदि मानसिकता स्थिर और निश्चित नहीं है तो आचरण भी उसके मानसिकता के अनुरूप आचरण का प्रकटन नहीं होता है। हम लोग बहुत सारी समस्याओं को ऐसा देख ही रहे हैं। कई लोग मुझसे ऐसा पूछते भी हैं, हमने अभी दर्शन के सारे वाङ्मय पढ़ लिए, अब क्या करें। यानी अभी उनमें आचरण जो है उसका जीने में आचरण किस प्रकार से, जो मानसिकता है सह अस्तित्ववादी मानसिकता है, वो आचरण में किस प्रकार से परिलक्षित होगी, उसकी स्पष्टता नहीं बन पा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पठन पूरा नहीं हुआ है, अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। मानव संचेतना में जो जीवन के अंदर जो स्वीकृतियां हैं जीवन क्रियाकलाप के रूप में, जिसको हम लोग 122 आचरण के रूप में, आधी जो आचरण है 61 आचरण है, वो जीवन में स्वीकृति के रूप में रहते हैं, और वही स्वीकृतियां मानसिकता के रूप में मानव में स्थिर होती हैं। और यही स्थिरता जो है वो आचरण के रूप में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में प्रमाणित होती है। तो पहले मानसिकता की एक सूत्रता को, मानसिकता के एकत्व को, है ना, उसको पहचानना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यही है जिसको अपन मानसिकता कह रहे हैं। दूसरा स्टेप आचरण है। आचरण तो परिवार के बिना नहीं है ना। मानसिकता, एक ही मानसिकता संपन्न लोग यदि, जिसको कह रहे हैं कि व्यवहार का परिभाषा व्यवहार दर्शन में दिया है, एक से अधिक एकत्रित होने को ही व्यवहार कह रहे हैं। तो एक से अधिक एकत्रित होने की जो पहली बुनियादी इकाई है वो परिवार है। तो इसलिए जब एक ही मानसिकता के लोग इकट्ठे होके गठन को बनाते हैं, जिसको अपन परिवार रचना कह रहे हैं, तभी परिवार जो है सह अस्तित्व के रूप में परिवार बनता है, और वहां पर आचरण की शुरुआत होती है। और फिर यही आचरण क्रमशः न्याय धर्म सूत्र या न्याय धर्म सत्य सूत्र पूर्वक परिवार से विश्व परिवार तक सूत्रित होता है, ऐसा मुझे समझ में आता है। जी भैया, अभी सभा में कोई अश्विनी जी, आप कुछ प्रश्न रखना चाह रहे हैं? अश्विनी जी, आपने हैंड रेज किया था। आपको अनम्यूट करना होगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो बेसिकली आपने ये कहा कि दर्शन से हमको कुछ तर्क मिलते हैं, तर्क से हम अपनी मानसिकता को स्थिर करते हैं और अपने परिवार में एक आचरण को पहचानते हैं, उसी से ही आगे का क्रम बनता है, ऐसा आपने कहा। क्या मैंने इसे ठीक सुना पाठक जी? जी। तो जिन बातों के साक्षात्कार और
ये इस प्रकार से जो मानसिकता के जो स्थिर होने की जो स्थिति है, उसको आप क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे, साक्षात्कार कहेंगे, या उससे पहले की स्थिति कहेंगे? अनुभव के प्रकाश में साक्षात्कार। अनुभव का प्रकाश किसका? अनुभव का प्रकाश बाबा जी का है ना? बाबा जी ने जो अनुभव को अभिव्यक्त कर दिया है जी। और वो वांग्मय के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। वांग्मय का जो पठन है वो अनुभव के प्रकाश में पठन है। वांग्मय के आधार पे ही हम लोग सह अस्तित्व में अनुभव के प्रकाश में अध्ययन की क्रिया को संपन्न करते हैं। जी। तो यदि हम अनुभव के प्रकाश को छोड़ दें तो इन निष्कर्षों तक पहुंचना जो है वो असंभव है। और असंभव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मानव जाति में इससे पूर्व हुआ नहीं है। तो इसलिए अनुभव के प्रकाश को, उसको पकड़ के रखना, अनुभव सूत्र को पकड़ के रखना, और इसीलिए जो इसका जो क्रम है वो अनुसरण इस विधि से ही बनता है। तो शुरुआत में तो हमको ये मान के ही चलना पड़ता है कि जो अनुभव का सूचना है ना, इस अनुभव की सूचना का अनुसरण करना है। अनुकरण पूर्वक हम सह अस्तित्व के निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। उन्हीं निष्कर्षों को हम लॉजिक कह रहे हैं, जिसको तर्क कह रहे हैं, है ना। उन्हीं तर्कों को जब हम आगे सूत्रित करते हैं तब वो व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होते हैं। जी। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले हम अनुभव को मानकर उसको, उसके अनुसार तर्क को स्वीकार कर अनुकरण करते हैं। उससे हम अपनी मानसिकता को एक सूत्रित करते हैं। तो ये मानसिकता को एक सूत्रित करने का जो काम है, इसमें ये 4.5 क्रिया की सीमा में है या उससे अधिक है? नहीं, जब अपन अनुभव की सूचना लेके चल रहे हैं तो 10 क्रियाओं के साथ है। नहीं, अभी जैसे अगर हम एक मिनट में अपना क्वेश्चन रख देता हूँ। आपने ये कहा कि हम अनुभव को, संपन्नता को मानते हैं, उसके बाद अपने तर्क को व्यवस्थित करते हैं। तो ये तर्क को व्यवस्थित करना हुआ, तो ये जो तर्क को व्यवस्थित करना हुआ, इसके अंदर स्थिति में क्या साक्षात्कार हो चुका है या नहीं हो चुका है? नहीं, स्थिति में तो सब कुछ हो चुका है। अनुभव हो गया है, साक्षात्कार हो गया है। किसको? अध्ययन करने वाले को? नहीं, जिसको अनुभव हुआ है। हाँ, वो उनको, बाबा जी को तो अनुभव हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, क्या वो जो अपने तर्क को सुना, तर्क को स्वीकारा, क्या उसको किसी बिंदु का, किसी वस्तु का साक्षात्कार हुआ है या नहीं हुआ है इस मानसिकता, इस तर्क को व्यवस्थित करने के क्रम में? नहीं, जो आपका प्रश्न मैं समझ गया, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो अनुभव पूर्वक अनुमान करता है। अनुभव का जो प्रकाश है, जो वांग्मय के रूप में है, वांग्मय को यदि हम देखें तो उसमें दर्शन तात्विकता को तर्क सम्मत विधि से व्यक्त कर रहा है, और जो दर्शन के बाद जो है मानसिकता को मनोविज्ञान और आचरण को व्यवहारवादी समाजशास्त्र, व्यवस्था को अर्थशास्त्र सूत्रित कर रहा है क्रम से। इसको हम कह रहे हैं कि ये पूरा जो है अनुभव का प्रकाश है। इस अनुभव के प्रकाश पूर्वक एक जो अध्येता होता है, अध्ययन करने वाला, वो क्रम से अनुमान करता है। तो धीरे धीरे उसका अनुमान जो है वो परिपुष्ट होता है। परिपुष्ट होने के बाद उसका अनुमान एक पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। तो जब अनुमान परिपुष्ट हो जाता है, उसी को हम लोग प्रतीति या साक्षात्कार कह रहे हैं। और जब अनुमान जो है वो साक्षात्कार के रूप में पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, उसको अवधारणा कह रहे हैं। तो अनुभव के प्रकाश में अनुमान पूर्वक जो है ये क्रियाकलाप होता है। और जैसे ही ये जो प्रतीति है, जो अनुमान की पराकाष्ठा है, और जो अनुमान का प्रतीति जो है वो अनुमान का परिपुष्ट होना है। परिपुष्ट होना है यानी तर्क सम्मत विधि से, है ना, सहअस्तित्व सूत्र जो है वो स्पष्ट हो जाना है, उसको परिपुष्टता कह रहे हैं। और जैसे ही ये जीने में प्रमाणित होता है तो प्रतीति यानी साक्षात्कार होता है, बोध होता है और अनुभव होता है। ये क्रम है अध्ययनगामी विधि से, क्रम मुझे ऐसा स्पष्ट होता है। तो इसमें आप अपने अभी तक के एक्सपीरियंस
के अनुसार कुछ बताना चाहेंगे कि इन पक्षों का मुझे साक्षात्कार हो चुका है, या कुछ इस प्रकार से अध्ययन के क्रम में ऐसा कुछ कहना बनेगा? क्या ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग? बिल्कुल गलत नहीं है, सही प्रश्न कर रहे हैं। तो जैसे अनुमान, मेरा जो अनुमान है वो परिपुष्ट अनुमान की ओर आ गया है, और कुछ जगह पे अनुमान की पराकाष्ठा को जो है पहचान पा रहे हैं। जैसे न्याय को जब हम विश्व परिवार तक पहचान लेते हैं, परिवार से विश्व परिवार तक, इससे ज्यादा न्याय का अनुमान नहीं हो सकता है। जैसे धर्म को विश्व परिवार तक पहचान ले, इससे ज्यादा धर्म का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभी तक मानव परंपरा में भी इससे अधिक अनुमान लगाया नहीं गया है। इसी प्रकार से सत्य को हम पहचान लेते हैं, है ना, जिसको हम लोग मानव संबंध से लेके नैसर्गिक संबंध तक सत्य को सह अस्तित्व के अर्थ में पहचान लेते हैं। इससे अधिक कोई अनुमान नहीं हो सकता है ना। इसी को अनुमान की पराकाष्ठा कह रहे हैं। तो ये पठन अध्ययन पूर्वक और पठन अध्ययन में जो तर्क है, वो तर्क के निष्कर्ष है, उनका अनुसरण अनुकरण पूर्वक जो है हम लोग इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और इस स्थिति में 10 क्रियाओं का सूचना है, इस स्थिति में 4.5 क्रिया का सूचना नहीं है। तो इसलिए 10 क्रियाओं के जो निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्षों के अनुरूप ही हमारा जो अनुमान है वो एक सूत्रित होता है। एक सूत्रित होते हुए अनुमान परिपुष्ट होता है, और फिर अनुमान पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। तभी मानसिकता स्थिर होती है। मानसिकता स्थिर होती है तो आचरण में प्रमाणित होने के लिए तैयारी हो जाती है, जिसको कह रहे हैं कि फिर उससे कम में आचरण में जीने जाते हैं तो आचरण में विरोध रहता है। तो विरोध मुक्त आचरण तक पहुंचने के लिए मानसिकता का स्थिर होना, मानसिकता के स्थिर होने के लिए जो 10 क्रियाओं का, यानी अनुभव मूलक जो जागृत जीवन का जो अनुभव है, उसका अनुसरण अनुकरण करके ही उस जगह तक पहुंचा जा सकता है। तो हम ये जो तार्किक निष्कर्ष निकल रहे हैं, साथ में इसके अनुकरण अनुसरण जुड़ा हुआ है ना। और अनुकरण अनुसरण जो है वो एक्चुअली व्यवस्था में जीने का ही होगा, है ना। दोनों बातों में होगा भैया। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अनुसरण और अनुकरण जो है, अनुभव मूलक जो निष्कर्ष हैं वहां तक पहुंचने के लिए भाषा, और भाषा में अर्थ, और अर्थ जो है वो परिभाषा के रूप में संस्कृत होता हुआ दर्शन से जुड़ता है जाके। दर्शन क्रिया पूरी होती है तो अनुमान पूरा होता है। और जैसे जैसे अनुमान पूरा होता है वैसे वैसे हमको जो अनुभूति क्रम है उसमें भास आभास होने लगता है। भास से आभास और आभास से प्रतीति की ओर हम लोग गति करते हैं। जैसे ही आचरण में प्रमाणित होने लगता है तो भास से प्रतीति और प्रतीति से अनुभूति, एक क्रम जो है वो बनता है। लेकिन उसके लिए सह अस्तित्व में जीना, मतलब हम अपने को व्यक्ति से मुक्त करके हम संबंध सहज अपनी पहचान कर पाते हैं, और संबंधों को परिवार के रूप में, यानी परिवार संबंधों तक सूत्रित कर पाते हैं। तब जाके हमको सह अस्तित्व का भास होता है। क्योंकि उससे कम में जिसको हम आचरण का अनुकरण अनुसरण कह रहे हैं वो शुरू ही नहीं हो पाता है। केवल समझ में ही लगे रहते हैं, समझने में ही लगे रहते हैं, यानी अभी समझ ही पूरी नहीं हुई है, इसलिए आचरण की ओर गति नहीं बनती है। आचरण की गति बनने के बाद ही परिवार बन पाता है। तभी ऐसे परिवार एक सूत्रित हो पाते हैं, नहीं तो परिवार का एक सूत्रित होना संभव नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली आपने कहा कि हम एक स्थिति ऐसा बन रही है कि जिसमें हम भाषा से अपनी कल्पनाशीलता को सूत्रित कर रहे हैं, और उससे एक ऐसी स्थिति बन रही है जिससे हम सह अस्तित्व में स्वयं को और व्यवस्था के स्वरूप को पहचान रहे हैं। उससे हमारी ऐसी मानसिकता बन रही है जिससे हम परिवार को अपने एक व्यवस्था के रूप में पहचान पाएँ और उसमें अपने आचरण को व्यक्त कर पाएँ। वहाँ से हमारे साक्षात्कार होने की शुरुआत हो सकती है। क्या ऐसा कहना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक है। इसमें भी 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति ये है कि जब हम जीवन में अनुभव के प्रकाश में क्रियाओं को समझते हैं, है ना, जिसको अपन अनुभव कहें या सह अस्तित्व कहें। जब सह अस्तित्व में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को देखते हैं ना, या आत्मा को देखते हैं, तो हम तो देख नहीं पाते हैं, तो सूचना का अनुकरण अनुसरण करते हैं ना।
जो बाबा ने व्यवहार दर्शन में जो सूचना दी है या अनुभव दर्शन में जो सूचना दी है, उसका अनुसरण करने से हमको अपने अंदर जो 10 क्रियाएं हैं उनका अनुमान लगने लगता है ना। वो अनुमान धीरे धीरे एक पुष्टता को प्राप्त करता है। पुष्टता का प्राप्त करने का मतलब है कि अब हमारा उसके प्रति कोई शंका नहीं रह जाती है ना। हम शंका से मुक्त हो जाते हैं या असंदिग्धता को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, डाउटलेसनेस हो गए है ना क्रियाओं को। तो क्रियाओं को हम देख पाते हैं, 10 क्रियाओं को देख पाते हैं यानी समझ पाते हैं। तो समझ पाते हैं तो क्रियाओं की एक सूत्रता स्पष्ट होती है ना। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, बुद्धि, आत्मा, बुद्धि, चित्त और वृत्ति और मन, इसमें जो प्रत्यावर्तन परावर्तन है उसको हम लोग समझ पाते हैं ना। तो ये अनुभव के प्रकाश में ही अनुकरण अनुसरण पूर्वक यानी जो सह अस्तित्व सहज अभिव्यक्ति है उसको जब हम समझ के उसका अनुकरण अनुसरण करते हैं तब जीवन में एक सूत्रता स्पष्ट होती है। और यह एक सूत्रता हमको 4.5 क्रियाओं से कल्पना के क्षेत्र में या अनुमान के क्षेत्र में हमको 4.5 क्रियाओं से 10 क्रियाओं की ओर है ना, और 10 क्रियाओं की अविभाज्यता के रूप में स्पष्ट हो जाती है जी। यह स्पष्ट हो जाना ही मानसिकता का स्थिर होना है या मानसिकता के स्थिर होने का आधार है। क्योंकि मानसिकता मानव में होती है ना। जीवन में तो जीवन क्रियाओं की एक सूत्रता ही होती है ना। मानसिकता मानव में होती है। तो यही जो एक सूत्रता है यह जब मानव के आचरण में परिलक्षित होती है तब मानसिकता के रूप में या मानसिकता के एकत्व को हम लोग पहचान पाते हैं, जो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र का एकत्व है। क्योंकि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र ही जो है वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का परावर्तन है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा परावर्तित होकर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के आचरण के रूप में परावर्तन का क्रिया है ना। जिसको और जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के बीच में एक सूत्रता, अखंडता है, वैसे ही उस अखंडता को आचरण की अखंडता के रूप में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र तक एक सूत्रित आचरण को हम लोग पहचान पाते हैं, जिसको अखंड समाज कह रहे हैं, जिसको सार्वभौम व्यवस्था के रूप में कह रहे हैं। ये अविभाज्यता का स्पष्ट होना, सामरस्यता का स्पष्ट होना, एक सूत्रता का स्पष्ट होना, यही परिपुष्ट अनुमान है, जिसको हम लोग परिपुष्ट अनुमान कह रहे हैं या साक्षात्कार कह रहे हैं। और आचरण भी आप ऐसा देखेंगे कि व्यक्ति का आचरण परिवार का आचरण नहीं होता। परिवार के आचरण में व्यक्ति के आचरण का विलय होता है। जैसे परिवार का आचरण समाज का आचरण नहीं है, समाज का आचरण कुछ ज्यादा है, तो समाज के आचरण में परिवार के आचरण का विलय होता है, लेकिन परिवार का आचरण समाज का आचरण नहीं है। इसी प्रकार से समाज का आचरण राष्ट्र का आचरण नहीं है, राष्ट्र के आचरण में समाज का आचरण जो है वो विलय होता है। इसी प्रकार से राष्ट्र का आचरण अंतर्राष्ट्र का आचरण नहीं है, अंतर्राष्ट्र का आचरण राष्ट्र के आचरण से ज्यादा है, और इसीलिए राष्ट्र का आचरण अंतर्राष्ट्र में विलय होता है। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि जो मानसिकताएं हैं वो क्रमशः अनुभव में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में विलय हो जाती हैं। तो व्यक्तिवादी मानसिकताएं, परिवारवादी, समुदायवादी मानसिकताएं जो हैं वो क्रमशः जब विधि विधान संविधान पूर्वक राष्ट्र में सूत्रित होती हैं, और विधि विधान संविधान जब नैसर्गिक संबंधों के रूप में अंतर्राष्ट्र में जब सूत्रित होते हैं, तो वहां पर जाके समुदाय चेतना से मुक्त है ना होके मानव चेतना में मानव परंपरा की प्रतिष्ठा होती है। और यही प्रतिष्ठा जो है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में मानसिकता और आचरण में परिलक्षित होती है। बहुत बढ़िया पाठक जी। जतिन भैया, आप अपना प्रश्न को रख सकते हैं। नमस्कार सुरेंद्र भैया। नमस्कार राकेश भैया। सुरेंद्र भैया, एक अपने जब मध्यस्थ दर्शन पढ़ते हैं तो 3 अनुसंधान ध्यान में आते हैं, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। पर जब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये श्रवण मनन की क्रिया में, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बात किया कि आचरण को प्रमाणित करते करते फिर हम साक्षात्कार में पहुंचते हैं, तो क्या यहाँ पे ये अनुभवगामी में विधि में ऐसा है कि जब हम अनुभव तक पहुंचते तब आचरण पूर्णता भी प्रमाणित हो जाता है? ये दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी थोड़ा डाल सकते हैं?
देखिए, मैंने ऐसा कहा कि जो अनुभव का प्रकाश है हम लोगों के सामने, जो सह अस्तित्व का सूचना है, इस सूचना को जब हम पढ़ने जाते हैं तो ये सूचना से किन्हीं निश्चित निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। उन निश्चित निष्कर्षों के आधार पे जब हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र को देखते हैं, यानी मानवीयतापूर्ण आचरण को देखते हैं, या मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा को देखते हैं, तब हमको इनकी एक सूत्रता स्पष्ट होती है। यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र की एक सूत्रता, अंतर्राष्ट्र तक एक सूत्रता, या जिसको हम कह रहे हैं परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की एक सूत्रता, अखंडता, अविभाज्यता, सामरस्यता, ये स्पष्ट होती है। तो जब हमको मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की एक सूत्रता, सामरस्यता जब हमको स्पष्ट हो जाती है तो उससे मानसिकता स्थिर होती है, और जब ये आचरण में स्पष्ट हो जाती है तो आचरण निश्चित हो जाता है। आचरण निश्चित होता है तो हमको जीने का लक्ष्य और दिशा स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। अभी जीने का लक्ष्य और दिशा स्पष्ट नहीं होती है, सूचना के रूप में है, लेकिन क्योंकि मानसिकता स्थिर नहीं हुई है इसलिए जीने का लक्ष्य हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो दोनों में आपको अनुकरण, अनुसरण करना पड़ेगा, है ना। एक तो पठन अध्ययन के रूप में, है ना, और दूसरा जो है आचरण के रूप में। जतिन भाई, मैं समझा पाया? मेरा अभी भी डाउट रहा हुआ है कि क्रियापूर्णता में हमारी जो भी मान्यता बनती है, जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो वहां पे एक श्योर लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अनुभव किया, तब हम आचरण को प्रमाणित करने की बात कर ही सकते हैं। अभी तो अनुमान विधि से ही कर सकते हैं अपना अनुभव की रोशनी में, पर क्रियापूर्णता के पहले बिना अनुभव के जब हम प्रमाणित करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो त्रुटि बनी रहती है, वो अनुभव तक बनी रहेगी। तो ये क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता के बीच में ये दोनों साथ साथ में है कि ये दोनों क्रम में है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा सुरेंद्र भैया अभी भी। देखिए, क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता तो हो गई मानव में, और क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता का वांग्मय भी आ गया, उसकी सूचना भी पूरी आ गई। अब क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता का अनुसरण, अनुकरण करना है। तो क्रियापूर्णता का अनुसरण करके जो हम समुदाय चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होते हैं। यदि हम अपनी समुदाय चेतना विधि से सोचते हैं तो क्रियापूर्णता का अनुकरण, अनुसरण नहीं कर रहे हैं, यानी उसके अनुरूप आचरण को प्रमाणित करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्रियापूर्णता होने से जिसको मानवीय आचरण कह रहे हैं वो स्पष्ट हो गया है। आचरण पूर्णता होने के कारण से जो अति मानवीय आचरण है वो स्पष्ट हो गया है। तो क्रियापूर्णता यानी मानवीय आचरण और अति मानवीय आचरण के आधार पे हम लोगों ने जिसको अमानवीय आचरण कह रहे हैं उसका समीक्षा कर लिया। समीक्षा करने से अभी तक का जो भी आचरण है, जिसको हम लोग पशु मानव, राक्षस मानव का आचरण कह रहे हैं, उसकी निरर्थकता सामने आ गई, है ना। तो इसको समझने जाते हैं तो पता लगता है कि इसकी निरर्थकता कहाँ तक समझ में आई, समुदाय चेतना तक। अभी तक मानव जाति समुदाय चेतना तक है, और समुदाय में परस्पर अहंकार है, परस्पर स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार है, परस्पर जो है सीमा होने के कारण से संघर्ष है, लड़ाई झगड़े है, हिंसा है, युद्ध है, और पूरी मानव जाति समुदाय चेतना बस जो है युद्ध से ग्रसित है ना, अमानवीयता से ग्रसित है, जिसको हम लोग अमानवीय व्यवहार के रूप में पहचानते हैं। इसकी निरर्थकता पता होने के बाद, तो ये निरर्थकता हमको कहाँ पता लगी? अनुभव के प्रकाश में। अनुभव के प्रकाश में पूर्णता का आचरण और आचरण पूर्णता का आचरण हमको स्पष्ट हो गया, अध्ययन में स्पष्ट हो गया, है ना। और उसके आधार पर हमने समीक्षा कर ली, उसके आधार पर उसका निरर्थकता हमको पता लग गया। निरर्थकता पता करने के बाद मानवीयतापूर्ण आचरण हमको स्थिर हो गया मानसिकता में, और उस मानवीयतापूर्ण आचरण की जो सूचना है उसका हम लोग अभ्यास करने लगे, जिसको हम लोग व्यवहार अभ्यास कर रहे हैं। व्यवहार अभ्यास पूर्वक संबंधों में तृप्ति को पहचाना जाता है। इस प्रकार से वो अग्रिम व्यवहार में गति बनती है, जिसको न्यायपूर्ण व्यवहार कह रहे हैं, उसमें गति बनती है। और इसके साथ साथ यदि न्यायपूर्ण व्यवहार एक सूत्रित हो जाता है किसी एक परिवार में, तब उसमें व्यवस्था स्पष्ट होती है। व्यवस्था सूत्र परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में या परिवार समूह व्यवस्था के रूप में जो है अग्रिम गति को प्राप्त करते हैं।
बढ़िया पाठक जी। पूछ रहे थे अश्विन भाई कहाँ? अश्विनी शर्मा जी आप। हाँ जी हाँ, पहले मेरा ये म्यूट नहीं कर पाया था मैं, परंतु मेरे जो प्रश्न है वो राकेश जी ने जो रखा उसमें मेरा प्रश्न भी था। पर मोटे तौर पे मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने बताया कि मानसिक एक सूत्रता और उसके बाद में 10 क्रियाएं सही हो जाती हैं, तो फिर उसमें और अनुभव में तो कहाँ, यानी कि मुझे जो लग रहा है, काइंडली मुझे करेक्ट करिएगा, कि तो फिर वो तो अनुभव जैसा ही हो गया अगर 10 क्रियाएं बराबर हैं। एक तो ये, और यानी कि बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन व्यक्ति को यानी कहाँ तक पहुंचना होगा जो परिवार में वो परिवार मूलक में वो भागीदारी कर सके। दूसरी बात, एक ही व्यक्ति या 2 व्यक्ति परिवार में इस तरह से हो जाते हैं तो फिर वो परिवार किस पोजीशन में होगा, यानी कि पूरा परिवार होना चाहिए या किस तरह से? पूरी मानव जाति होना चाहिए। 1 और 2 व्यक्ति से तो सर्वशुभ नहीं निकलेगा। तो हमें तो प्रोसेस ही एंजॉय करनी है। व्यक्ति में सर्वशुभ के अर्थ में निष्ठा प्रमाणित हो जाएगी। मतलब हम निष्ठान्वित हैं ऐसा जीने के लिए, ऐसा सोचने के लिए, ऐसा आचरण करने के लिए निष्ठान्वित है, ऐसा एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, एक परिवार 2 परिवार में निष्ठा का प्रमाण मिलेगा, है ना। यही निष्ठा आगे यदि एक सूत्रित होती जाती है ना, तभी वो अखंड समाज तक सूत्रित होती है, क्योंकि उसके बिना व्यक्तिवाद से मुक्ति नहीं है, समुदायवाद से मुक्ति नहीं है ना। इसको हमने समीक्षित करके देख लिया है। अभी पूरी मानव जाति व्यक्तिवादी विधि से सोचती है। व्यक्तिवाद जो है, जैसा बाबा जी ने कहा है कि आदर्शवाद भी व्यक्तिवादी है, भक्ति और विरक्ति भी व्यक्तिवादी है, भौतिकवाद तो व्यक्तिवादी है ही, है ना। तो अभी तक जो अनुसंधान हुए हैं विचारधारा के स्तर पे या तर्क के स्तर पे या आचरण के स्तर पे, वो सभी व्यक्तिवादी हैं। तो व्यक्तिवादिता से मुक्ति तभी है जब हम सहअस्तित्व मानसिकता में अपने को प्रतिष्ठित करते हैं। सहअस्तित्व मानसिकता के बिना न्याय में जीना संभव नहीं है। सहअस्तित्व मानसिकता के बिना आचरण करना संभव नहीं है। सहअस्तित्व मानसिकता के बिना विश्वास पूर्वक जीना, सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक प्रमाणित नहीं होता है। जैसे एक समुदाय के अंदर लोगों में विश्वास दिखता है, लेकिन वो विश्वास का प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो सहअस्तित्व का प्रमाण नहीं है। इसलिए जो समुदाय की सीमा में या परिवार की सीमा में विश्वास दिखता है, वो विश्वास, उसकी जब अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि वो विश्वास नहीं है, वो मान्यता ही है। नहीं, ये समझ में भी आ रहा है, अनुसरण करने जैसा भी सब कुछ है, और कहीं ये इसके परिणाम भी खुद में देख सकते हैं। पर परिवार में नहीं हुआ तब तक तो व्यक्तिवाद ही रहेगा ना। या इस तरह से सोचा जाए कि हम सह-अस्तित्व का सोचते सोचते ही इसमें यानी कि हम किसी पोजीशन पे आ सकेंगे, इस तरह से व्यक्तिवादी नहीं, ऐसा तो कह सकते हैं। क्योंकि सह-अस्तित्व की भावना आए बिना तो हमें वो परिवर्तन होगा ही नहीं हमारे जीवन में भी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मानव जाति में जो विचार का श्रम है, उस श्रम से मुक्त हो जाएंगे। अभी मानव जाति में जो विचार का श्रम हुआ, पूरी मानव जाति ने जितना भी विचार किया है ना, उस विचार में समाधान नहीं निकला। तो यदि हम अनुभव का ठीक से अध्ययन करते हैं और अध्ययन एक सूत्रित होता है, उस स्थिति में हम जो मानव जाति जिस समाधान तक नहीं पहुंची, उस समाधान तक पहुंचते हैं जो अपने आप में परम तृप्तिदायी है। जी। जो समझने का श्रम है, उससे मुक्ति है। तो उतनी उपलब्धि तो होती ही है व्यक्ति में। ठीक है जी। और हम और भी बात कर सकते हैं अश्विनी भाई, आगे हम लोग और इस पे चर्चा करें। भास्कर भाई कुछ और कोई प्रश्न हम इस सेशन में लेना चाहेंगे? किसी का और एक और रेज किया था किसी ने अपने हैंड को।
मीनवाइल यदि भास्कर भाई नहीं कर रहे हैं तो अश्विनी भाई अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं अभी जी। नहीं, मैं यानी मेरी वो जिज्ञासा ये है कि हमें जैसे परिवार में मैं हूँ, मेरी बात करूँ तो एक या दो व्यक्ति को काफी यानी कि इसमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, इस तरह से रहने का वो भी हो रहा है, पर आप तो कह रहे हो पूरे 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 जगत में ही ये सब होना चाहिए तभी होगा, वो बात ठीक है, पर तब तक में क्या हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? अध्ययन और उसके वास्ते प्रैक्टिकली जो यानी आचरण पूर्णता के लिए या क्रिया उसके लिए अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ दूसरे के साथ हमारा व्यवहार या किस तरह से वो होना चाहिए? मानवीय व्यवहार मूलक तो कहीं नहीं जाएगा जब तक यानी परिवार में सभी नहीं हो जाते इस तरह से, और हम भी कहाँ हुए हैं, हम भी वो वी आर ऑन दैट प्रोसेस ओनली। अभी वो आपने तो बहुत यानी कड़क वो रख दी है कि मानसिक एक सूत्रता और ये संचेतनावादी मनोविज्ञान, उसका तो मैं जैसा समझ रहा हूँ, इफ यू कैन करेक्ट मी, कि उसका मतलब तो जागृति ही होगी, 122 आचरण और ये सब। 122 आचरण तो जागृत मानव का ही आचरण है। हाँ, तो ये संचेतनावादी मनोविज्ञान में तो यही बात है, और तभी एक सूत्र मानसिक एक सूत्रता तो तभी आएगी ना भैया। उसके बिना, इसको समझे बिना मानसिक एक सूत्रता कैसे आएगी? हाँ। जैसे लोग कह रहे हैं जो मानव जाति के जो आसन्न प्रश्न हैं उनके समाधान कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। मानसिकता संबंधी जो समाधान है वो नहीं आ रहे हैं। अभी जितना भी हमने फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेस में जितना भी विचार किया है वो समाधान तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे एक निश्चित आचरण को पहचानने के लिए सामाजिक समाजशास्त्र का अध्ययन था, निश्चित आचरण पहचाना नहीं गया। मनोविज्ञान का अध्ययन था, निश्चित जो मन के अंदर का जो क्रियाकलाप है उसमें स्थिरता निश्चितता को पहचानने का अभी जितना भी साइकोलॉजी में जो अध्ययन है उसमें पहचाना नहीं गया। वो इसमें पहचानने में आता है जिसको हम लोग मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान कह रहे हैं। लेकिन ये पहचानने में तभी आता है जब तात्विकता साथ में चलती है। यदि तात्विकता के प्रकाश में यानी दर्शन के प्रकाश में संचेतनावादी मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे और दर्शन सह अस्तित्व में है ना, दर्शन सह अस्तित्व में है, दर्शन और अनुभूति दोनों से अस्तित्व में है, तो दर्शन और अनुभूति पूर्वक यदि हम मानव संचेतना को पहचानने का प्रयास करते हैं तब हमको 122 आचरण की एक सूत्रता स्पष्ट होती है। यानी मन की क्रियाएं वृत्ति के साथ, वृत्ति की चित्त के साथ, चित्त की बुद्धि के साथ, बुद्धि की आत्मा के साथ, इनकी जो एक सूत्रता है आचरण की एक सूत्रता के रूप में है ना, और जीवन के अंदर इनके क्रियाकलापों की एक सूत्रता के रूप में स्पष्ट होती है। तभी हमारी मानसिकता स्थिर हो जाएगी। इतना भी पहचान पाना, मैंने कहा कि बौद्धिक क्षेत्र में परम तृप्तिदायक है। भैया ये बराबर है, परंतु मैं जो पूछता एक आखिरी सवाल कि ये मुझे थियोरेटिकल, मैं कुछ अजीब सा लगे तो माफ करना, पर मुझे ये थियोरेटिकल जैसा ही लग रहा है सब कुछ। प्रैक्टिकली यानी कि अपने में परिवर्तन आता रहे, इसके वास्ते कहीं ना कहीं भागीदारी तो करनी होगी। तो किस तरह का यानी कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन समझ में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, दबाव मुक्त भी हो रहे हैं, वो जो प्रतीति कह रहे हैं प्रतीति हो रही है नहीं पता नहीं, परंतु कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि दबाव मुक्त होना भी बहुत बड़ी बात है, वो तो हो रहा है। पर उसके आगे जब सोचते हैं तो यानी कि बस यहीं तक अटक गए लगभग। उसके बाद आचरण ही है, आचरण के बाद व्यवस्था ही है। यानी तो वो तो परिवार के बिना होगी नहीं ना, परिवार के बिना एक व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता ना भैया उसमें। हाँ, तो परिवार क्यों नहीं होगा जब हम एक विचार को पहचान लेते हैं, उस विचार को सभी पहचान, सही में आदमी एक होता है ना। तो यदि आपने समाधान के रूप में सही को पहचाना है, उसको सभी लोगों को पहचान करा सकते हैं। इसी विधि से तो हम लोग अभी एक से अनेक हुए हैं ना। हम लोग जो जीवन विद्या को मानने वाले लोग हैं वो एक से अनेक इसी विधि से हुए। हमने जो समाधान को पहचाना है, दूसरे तक उसको पहुंचाया है, उसके आधार पे जो समाधान है वो एक सूत्रित होते हुए जो जिसको विद्या परिवार कह रहे हैं, उसमें मानसिकता एक स्तर पर मानसिकता का एकत्व देखने को मिलता है। वही तो अभिव्यक्त होता है सम्मेलनों में या अध्ययन के कार्यक्रमों में या हम लोग शिविर आदि करते हैं उसमें।
उसमें पूर्णता को प्राप्त करने का चेष्टा भी दिखता है। जैसे हम लोग सम्मेलन में आगे कैसे बढ़े, इस पे ही विचार होता है, यानी एक स्टेप तक हम आगे आ चुके हैं। तो वैसे ही एक व्यक्ति में जब मानसिकता स्थिर होती है तो अगला उसको यही आता है कि अब हम इस मानसिकता को दूसरे में कैसे स्थापित करें, फिर उसके साथ जिए कैसे, है ना। और जिए तो परिवार में कैसे जिए, परिवार समाज के साथ कैसे जिए, यही इसी विधि से तर्क आगे जाता है आचरण में, और तर्क आगे जाता है बौद्धिक क्षेत्र में, है ना। तो बौद्धिक क्षेत्र में जिसको समाधान कह रहे हैं, उसी को आचरण क्षेत्र में समाधान का प्रमाण कह रहे हैं। समाधान का प्रमाण जो है न्याय धर्म सत्य के रूप में परिवार में ही प्रमाणित होता है। परिवार जो है सह अस्तित्व को परिवार समूह के रूप में ही प्रमाणित कर सकता है। यही क्रम जो है विश्व परिवार तक दिखता है। आज की चर्चा का यही जो है सूत्र था, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। बहुत बढ़िया। क्या और कोई किसी का प्रश्न है तो उसको लिया जा सकता है? अदरवाइज पाठक जी, आप अपना कुछ क्लोजिंग कुछ रखना चाहेंगे और आगे के लिए इसकी फर्दर डिटेलिंग को लेकर आगे इसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा कुछ बात को रखें। तो दो तीन बातें और कहना थी। जब हम परिवार कह रहे हैं तो परिवार अविभाज्यता में, जब हम परिवार समूह परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को पहचानने जाते हैं तो परिवार अविभाज्यता में विश्व परिवार तक है, जिसको अखंड समाज कह रहे हैं, है ना। तो इसीलिए परिवार, फिर परिवार समूह परिवार, फिर ग्राम परिवार, इस तरीके से समाज रचना क्रम को स्पष्ट किया है जो संस्कृति सभ्यता पूर्वक है। संस्कृति सभ्यता यानी समाधान, और सभ्यता का मतलब है समाधान के अर्थ में आचरण, जिसको हम लोग न्याय का आचरण कह रहे हैं, जिसमें संबंधों का, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, है ना, जो होता है, जिसको हम लोग न्याय कह रहे हैं। तो इस विधि से परिवार रचना होती है, और परिवार रचना जो है वो अग्रिम परिवार रचना के रूप में, है ना, संक्रमित होती है, गठित होती है। जैसे परिवार से परिवार समूह परिवार, परिवार समूह से ग्राम परिवार, ग्राम से ग्राम समूह परिवार, इस तरीके से विश्व परिवार तक। दूसरा जो है, जो व्यवस्था है वो परिवार में सभा विधि से ही हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि परिवार सहज मूल्यांकन जो है वो परस्परता में नहीं होता है। परिवार सहज मूल्यांकन में परिवार के सभी संबंधी बैठ के संवाद करके, विचार करके, अनुभव के प्रकाश में अपने निर्णय लेते हैं, है ना। तो अनुभव का सूचना पहले से रहता है, उन सूचना के प्रकाश में निर्णय यानी सार्वभौमिकता को, है ना, निर्णय की सार्वभौमिकता को, कार्यक्रम की सार्वभौमिकता को, लक्ष्य की सार्वभौमिकता के साथ जोड़ के हम निश्चित कर पाते हैं, है ना। उसके लिए परिवार सभा की आवश्यकता है। यही क्रम जो है परिवार समूह सभा में होता है, यही ग्राम सभा में होता है, यही ग्राम समूह सभा में होता है, और ऐसा होता हुआ विश्व परिवार सभा तक सूत्रित होता है। तो इसलिए निर्णय लेने का जो अनुक्रम है वो विधि और व्यवस्था पूर्वक है, और जो विधि है वो सह अस्तित्व विधि है, यानी सभा विधि है। क्योंकि सभा पूर्वक आचरण को निश्चित करना, सह अस्तित्व पूर्वक आचरण को निश्चित करना है। अभी हम लोग व्यक्ति से परिवार के आचरण को निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम सफल नहीं हो पाए। हजारों साल से जो हुआ कि एक व्यक्ति, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो धर्मोपदेशक हो या सोशल थिंकर हो, उसकी विधि से यदि हम जिसको कह रहे हैं कि एक सूत्रित होने का या अखंडता को पहचानने का प्रयास करते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये विधि व्यक्तिवादी है। इसकी जगह पे जो बाबा जी ने जो विधि प्रस्तावित की है वो सभा विधि है। सभा विधि में क्या होता है कि सभा सह अस्तित्व का प्रतिरूप होती है, इसलिए जो सभा में जो निर्णय होते हैं वो मध्यस्थ दर्शन की सार्वभौमता के आधार पे निर्णय होते हैं, और इसीलिए उसमें आचरण की एक सूत्रता स्पष्ट होती है, आचरण की अखंडता स्पष्ट होती है, और इसीलिए उसको कह रहे हैं कि सभा पूर्वक निर्णय को और सभा पूर्वक न्याय को हम निश्चित करते हैं, है ना। इस विधि से जब हम निश्चित करते हैं तो सभा विधि बन जाती है, और यही सभा विधि विश्व परिवार में निर्णय की एक सूत्रता को
कार्यक्रम की एक सूत्रता को, है ना, प्रतिष्ठित करती चली जाती है, ऐसा समझ में आता है। मुझे तो ऐसा समझ में आया है। इस पे और संवाद की आवश्यकता है। मुझे लगता है 7:27 हो गया है। अब आगे जैसा राकेश भाई आगे इस को ले जाएंगे वैसा चलेंगे हम सब लोग मिलके। बहुत बढ़िया। अजय भैया, आप इसमें वी हैव कपल ऑफ मोर मिनट्स बिफोर वी कैन क्लोज दिस। हाँ भैया, बहुत ही बढ़िया जो भैया ने रखा, काफी अच्छा है। और बिल्कुल जो सुरेंद्र भैया कह रहे हैं कि कैसे आगे इसके स्टेप्स क्या होंगे वो भी भैया ने सोचे होंगे, तो इस पर भी कभी डिटेल में और चर्चा हो सकती है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ ओनली बिगनिंग, है ना। हमने आज इसका एक प्रकार से समय की काफ़ी कमी है इस बात को और डिटेल में, क्योंकि व्यवस्था को पूरा समझना, इसकी फिजिबिलिटी को समझना, आज के समय में लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं, चाहे हम समाज को देखें, राज्य को देखें या परिवार को देखें, सभी कुछ एक खंडित स्थिति में ही है। अब हम जहाँ से हैं उस वास्तविकता को स्वीकार कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में उन चीज़ों को संभालते हुए जो कुछ ठीक है और जो चीज़ ठीक करना है उसको ठीक करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो उसमें एक मध्यस्थ दर्शन से हमको एक समग्रता का एक प्रस्ताव मिलता है, एक विज़न मिलता है और अपनी मानसिकता को व्यवस्थित करने का एक आधार मिलता है, और उससे हम अब कुछ तार्किक निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। यही तार्किक निष्कर्ष जो हैं वो अनुमान की जो पराकाष्ठा जिसको कहा है, जिसको प्रतीति और साक्षात्कार कहा है, वहाँ तक पहुँचे और ये व्यवस्था जो है परिवार समूह और आगे तक किस प्रकार से सूत्रित होगी, ये सब चीज़ें हम अपने आप में देखना चाह रहे हैं, अपने परिवारों में देखना चाह रहे हैं और इस धरती पर देखना चाह रहे हैं। तो आज का सेशन मुझे लगता है काफ़ी कुछ इस पे हमारे बातों पर हमारा ध्यान आकर्षण हुआ कि मुख्यतः जो जिस बात पर ध्यान गया मेरा कि व्यक्तिवादिता के स्थान पर सहअस्तित्व विधि से हम किस प्रकार से सोच सकें और इकाई की पहचान हम जो है किस प्रकार से हम कर सकें। हर स्तर के ऊपर, एक लेवल के ऊपर हम एक इकाई को पहचान रहे हैं, तो ये पूरा समाज और व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से एक इकाई के रूप में पहचान में आ रहा है, वो उसका एक कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर मिला। तो आप सभी ने जो ज्वाइन किया इस बात को, बाबा जी की बात को, सुरेंद्र भैया की बात को, इस सबको ध्यान से सुना, सबके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करेंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हों आगे के सेशन के लिए तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। नमस्कार। नमस्कार। पाठक जी आप म्यूट हैं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया, आपने पहल की तो कुछ बात आगे तक बढ़ी है और मुझे लगता है कि अभी इस पर और संवाद की और विमर्श की आवश्यकता है, और आगे यदि इस पे और संवाद और विमर्श होता है तो मुझे लगता है कि हम लोग एक निश्चित कार्यक्रम को पहचान पाएंगे जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के अर्थ में सह अस्तित्व को प्रमाणित कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्कार।